Good morning to all of you. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution and Hospital. Today we are discussing about the dacryocystitis. What is the dacryocystitis? एक डायग्राम आ रहा है यहाँ पे हमारा, इसमें क्या इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक, मतलब डैक्रियोसिस्टाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे लैक्रिमल सैक में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, तब ये कंडीशन होती है। डेफिनेशन, डैक्रियोसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। ये एक ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट के क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। किसमें? लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक क्या है हमारा, जहाँ से हमारे आंसू बनते हैं। ये लैक्रिमल ग्लैंड का एक पार्ट होता है अश्रु ग्रंथि का, जिससे हमारे आंसू बनते हैं। और लैक्रिमल सैक में क्या होता है, जहाँ से हमारे आंसू पास होते हैं मतलब निकलते हैं, उस पॉइंट पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या इन्फ्लामेशन जिसको बोलते हैं। इट इज जनरली इफेक्ट टू एज ग्रुप, इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स, फीमेल ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज। और ये कब इफेक्ट करता है, ये दो एज में इफेक्ट करता है। कौन कौन सी एज है? एक तो इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल उनमें इफेक्ट करता है, प्लस जो एक 40 साल से ऊपर की महिलाएं होती है, ये इन दो ग्रुप्स एज ग्रुप्स में इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन दो कंडीशन में होती है। नेक्स्ट वन, कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्रोनिक, वेरियाज एक्वायर्ड डैक्रियोसिस्टाइटिस में बी एक्यूट और क्रोनिक। अब आते हैं हमारा कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस, मतलब छोटे बच्चों के अंदर जो डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्रोनिक। वो क्या हो जाती है, ऑलवेज क्रोनिक, मतलब वो पुरानी पड़ जाती है। पुरानी कब पड़ जाती है, स्टार्टिंग में उसका पता नहीं लगता, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, पुरानी पड़ जाती है। वेरियाज एक्वायर्ड डैक्रियोसिस्टाइटिस में भी एक्यूट और क्रोनिक। और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, कई बार पेशेंट को एक्यूट हुई है, एक्यूट मतलब उसको अचानक से हुई है और वो ठीक होगी, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, उसको हुई धीरे धीरे उसका पेशेंट को पता लगा और वो पुरानी पड़ गई। तो ये कंजेनाइटल में होती है छोटे बच्चों के अंदर, एक्वायर्ड और क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस। अब ये नॉर्मल डायग्राम देखो, हमारे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, ठीक है। किस पॉइंट पे? ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। ये देखो जहाँ पे रेडनेस हो रहा है, ये एंड देन ये एंड देन ये पूरी स्वेलिंग है। जितने पे रेड पॉइंट हो रहा है, ये इसमें क्या हो रही है, लैक्रिमल सैक के अंदर स्वेलिंग होगी, मतलब जहाँ से हमारे आंसू नीचे जाते हैं तो नीचे आंसू नहीं बह पा रहे, जिसके वजह से क्या बोलते हैं इसको, डैक्रियोसिस्टाइटिस, स्वेलिंग ऑफ द लैक्रिमल सैक। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हो तो सब फर्स्ट वन आते हैं हमारे डैक्रियोसिस्टाइटिस में दो टाइप्स होते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। अब हमारे एक्वायर्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस। कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस में क्या होता है, डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक इन द न्यूबॉर्न में प्रेजेंट एज द एक्यूट और क्रोनिक प्रोसेस। क्या होता है, जो कंजेनाइटल डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है, किसमें न्यूबॉर्न जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं ये उसमें होता है। मे प्रेजेंट एज एन एक्यूट और क्रोनिक प्रोसेस। ये क्या है, या तो पेशेंट को हुआ और उसके बाद छोटे बच्चे को होने के बाद उसको डैक्रियोसिस्टाइटिस हुआ, मतलब उसके आंसू बाहर आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्यूट होती है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, उसको हुई और कुछ दिन बाद ठीक होगी। और क्रोनिक में क्या होता है, उसको हुई लेकिन वो लंबे टाइम तक चली है, वो होता है क्रोनिक, मतलब पुरानी पड़ जाना। अब आते हैं इसके एटियोलॉजी। देयर इज फेलर इन कैनलाइजेशन ऑफ द नेजोरेक्लिमल डक्ट। इसमें क्या हो जाता है, देयर इज फेलर, जो पेशेंट का या छोटे बच्चे बेबी के क्या है, कैनलाइजेशन और नेजोरेक्लिमल डक्ट है, जो जहां से हमारे आंसू बहते हैं, जो हमारी नलिका है, वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। फेल होने का कारण क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाना, द ल्यूमेन बीइंग ब्लॉक्ड बाय द एपिथेलियल डेब्रिस। और वो किस वजह से स्वेलिंग हुई है, उसके जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है, जो हमारा डक्ट है वो ब्लॉक हो गया, किसकी वजह से, डेब्रिस मतलब आंख के अंदर जैसे ढेर टाइप आ जाता है, कचरा सा बन जाता है, उसकी वजह से वो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद होने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ गई, जिसकी वजह से उसको डैक्रियोसिस्टाइटिस हो सकता है। इट मे बी बाइलेटरल कंडीशन, और ये दोनों आंखों में हो सकती है, ठीक है, एक आंख में भी हो सकती है और दोनों आंखों में भी हो सकती है। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, उसको कौन सी आंख से पानी ज्यादा बह रहा है, कौन सी आंख से कम बह रहा है। अगर उसकी राइट आई से पानी ज्यादा आ रहा है तो वो क्या हो सकती है, यूनिलेटरल। अगर दोनों आंखों से पानी आ रहा है लगातार तो वो बाइलेटरल हो सकती है। सिम्टम्स, फर्स्ट वन आता है हमारा, देयर इज एपिफोरा और कंटिन्यूअस वाटरिंग ऑफ द आईज यूजुअली एविडेंट इन सेकंड वीक ऑफ लाइफ। यहाँ पे बच्चे को क्या होगा, पेशेंट को या छोटा बच्चा जो हमारा न्यूबॉर्न है, उसको एपिफोरा मतलब आंख से लगातार पानी बह रहा है, और कंटिन्यूअसली वाटरिंग ऑफ द आई मतलब लगातार आंख से पानी बह रहा है, उसके यूजुअली एविडेंट सेकंड वीक ऑफ द लाइफ। और ये कब होता है, एविडेंट कब मिलता है ये पेशेंट हमें देखने को बच्चे में, सेकंड वीक ऑफ लाइफ, जब बच्चे
2 हफ्ते का हो जाता है तब उसको ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली द टेयर्स आर सिक्रेटेड 3 to 4 वीक्स आफ्टर द बर्थ, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट के या छोटे बच्चे के जो टेयर सिक्रेट होते हैं, मतलब बहते हैं, आने शुरू होते हैं आंसू, वो 3 से 4 वीक में होते हैं। लेकिन जब उसको डायक्रोसिस्टाइटिस हो जाता है उसको सेकंड वीक में ही क्या हो जाती है, आंख से पानी आना शुरू हो जाता है। सेकेंड वन, देयर आर मे बी प्यूरुलेंट डिस्चार्ज और कंजक्टिवाइटिस इज इन इन्फेक्टेड केसेस। अब क्या होता है, उसको पेशेंट को प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, मतलब उसकी आंख से क्या है, कचरा टाइप आता है जिसको ढेड हम बोलते हैं, वो आता है, और कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्टेड केसेस। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो वहां पे उसको कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। मतलब कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस एक हमारी जो कंजक्टाइवा पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, उसमें एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। साइन में क्या आएगा, R2 और 2 इंपोर्टेंट साइन, इसके 2 सबसे मेन साइन होते हैं। फर्स्ट वन, स्टिकी म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज एंड परसिस्टेंट एपिपोरा। पेशेंट को यहाँ पे क्या होगा, जो छोटा बच्चा उसकी आंख से बहुत म्यूकोप्रूलेंट मतलब ढीढ़ जो आएगी वो सूख जाएगी, स्टिकी चिपक जाएगी, वो बहुत ज्यादा बहेगी। एंड देन डिस्चार्ज एंड परसिस्टेंट एपिफोरा, और उसकी आंख से लगातार क्या रहेगा, पानी। एपिफोरा का मतलब होता है वाटरिंग या आंख से पानी आना। सेकंड वन क्या आता है, रिगर्गिटेशन टेस्ट हम उसमें करते हैं। उसमें क्या होता है, देयर इज रिगर्गिटेशन और रिफ्लेक्स और म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज ऑन द प्रेशर ओवर द सैक एरिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, हम इस टेस्ट को कब करते हैं, जब हम पेशेंट का सैक एरिया, ये जो सैक एरिया है इसको हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, मतलब कचरा टाइप उससे निकलता है। तो हमें उसमें पता लगा सकते हैं कि हाँ, रिगर्गिटेशन टेस्ट से अगर प्रेस करने से वहां पे क्या आ जाता है, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज, ढील टाइप जो बहती है वो उससे निकलता है, तो उसको रिगर्गिटेशन टेस्ट कहा जाता है। कोजिज, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, ए ब्लॉकेज इन टेयर्स डक्ट कोजिज डायक्रोसिटाइटिस। फर्स्ट वन जो उसका कारण रहेगा, सबसे मेन क्या रहेगा, ब्लॉकेज ऑफ डक्ट, जो पेशेंट की डक्ट है, मतलब ये वाली जो नली है वो ब्लॉक हो सकती है। दीज ब्लॉकेज डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ टेयर्स फ्रॉम इनटू आई इनटू नेजल कैविटी। और ये जो क्या हो रहा है, ब्लॉकेज जो हो रही है वो डिस्टर्ब कर रही है किसमें, जो हमारी आंख से आंसू बह रही है, ठीक है, नेजल कैविटी में जो हमारे आंसू बह रही है ये उसमें डिस्टर्ब कर रहा है। सेकेंड वन, ए मेम्ब्रेन दैट ब्लॉकेज द डक्ट्स कोजेज ऑफ द ब्लॉकेज इन न्यूबॉर्न। ये पेशेंट की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो क्या कर देती है, डक्ट को ब्लॉक कर देती है। यहाँ अंदर की जो नेजल कैविटी की जो मेम्ब्रेन होती है वो छोटे बच्चे में क्या कर देती है, उसको ब्लॉकेज कर देती है। इन चिल्ड्रन एंड ओल्डर पर्सन ब्लॉकेज कैन बी कोज्ड बाई मैनी थिंग्स। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट की डक्ट ब्लॉकेज हुई है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे में हो चाहे वो ओल्डर पीपल में हो। तो अगर वो ब्लॉकेज हो रही है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेस्ट एंड डायग्नोस, अब हम इसमें टेस्ट कौन कौन से करेंगे, टेस्टिंग में इंक्लूड, इसमें टेस्ट हमारे कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे। फर्स्ट वन आएगा हमारे डूइंग एन आई एग्जामिनेशन, हम उसकी क्या करेंगे, आई एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट वन आता है इसमें इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किस चीज का निरीक्षण करना है हमें, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विद ऑब्जर्वेशन ऑफ द लीड पोजीशन एंड कंटूनर। अब हम उसमें क्या देखते हैं, क्या निरीक्षण करना है हमें, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाहर के एग्जामिनेशन करना है, ऑब्जर्व करना है जो हमारी लीड की पोजीशन है, ठीक है। जो पेशेंट है, छोटा बच्चा है हमारा, उसकी लीड की पोजीशन देखनी है। ये पोजीशन क्या है, बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं आ रही, बहुत ज्यादा अंदर तो नहीं आ रही है, यहाँ से ये उठ भी तो नहीं है, ये कंडीशन हमें लीड की देखनी है, पोजीशन देखनी है, तो ये हमारे इंस्पेक्शन में आएगा। सेकेंड वन आते हैं हमारा फ्लोरोसेंट डाई डिसएपियरेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई डिसएपियरेंस टेस्ट में ए ड्रॉप ऑफ 2% फ्लोरोसेंट इंस्टिल्ड इनटू द कंजक्टाइवल फोर्निक्स। हम उसमें क्या फ्लोरोसेंट डालेंगे, एक ड्रॉप आती है हमारी फ्लोरोसेंट की, उसको हम कंजक्टाइवल सैक में डालेंगे, उसमें लगभग 2% फ्लोरोसेंट होता है। तो कहाँ पे डालेगा, हमारा जो लोअर ये, ठीक है, नीचे वाला जो कंजक्टाइवा है फोर्निक्स है वहां पे हम उसको डालेंगे। इट इज यूजफुल इन चिल्ड्रन इनवॉर्न होम सिरिंजिंग इज पॉसिबल विदाउट एनेस्थेसिया और सिडेटेशन। और ये जो हम फ्लोरोसेंट इसको डाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको सिरिंजिंग करते हैं, और सिरिंजिंग हम विदाउट एनेस्थेसिया नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी ये ब्लॉकेज क्या हुई है, डक्ट हमारी ब्लॉकेज हुई है, उसको हमें खोलना है, तो उसको हम सिरिंजिंग से खोलेंगे। लेकिन हम सिरिंजिंग से पहले पेशेंट को क्या देंगे, एनेस्थेसिया, उसको जनरल एनेस्थेसिया देंगे, सिर्फ वो आंख के अंदर दिया जाएगा, जिससे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, सिरिंजिंग कर सकते हैं। विदाउट एनेस्थेसिया हम सिरिंजिंग नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट वन आता है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड इन अर्ली केसेस। उसको हम ये बहुत जल्दी उसको हम क्या देख सकते हैं, ये अर्ली केसेस में अगर उसको अचानक से क्या हुआ है,
डायक्रोसिस्टाइटिस हो गया तो उसको फर्स्ट वन हमारा ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्रिगलर मसाज ओवर द लैक्रिमल सैक एरिया एंड क्लीनिंग द डिस्चार्ज सेवरल टाइम्स ए डे इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसको हमें क्या करना है, उसको मसाज करनी है, ठीक है। मसाज किस तरह से करनी है, इस तरह से उसमें मसाज करनी है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है मसाज का, ठीक है। ये हमारी मसाज होती है, क्या है, क्रिगलर मसाज ऑफ द ओवर द लैक्रिमल सैक, जो हमारा सैक एरिया है, ठीक है, इसमें हमें मसाज करनी है। मसाज करने के बाद क्या करना है हमें, क्लीनिंग द डिस्चार्ज सेवरल टाइम्स ए डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर से जो डिस्चार्ज बह रहा है उसको हमें क्या करना है, बार बार क्लीन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है इसका। दिस कॉन्स्टिट्यूट द इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज अप टू 6 to 8 वीक्स ऑफ एज। और ये जो ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, कंजेनाइटल मतलब छोटे बच्चे के अंदर नेजोलैक्रिमल डक्ट की ब्लॉक होगी अप टू 6 to 8 वीक्स ऑफ एज। लगभग ये कौन सी एज में देंगे, उसको जब बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 6 से 8 हफ्ते की उसकी एज हो जाती है, लगभग 1.5 से 2 महीने की एज में ये ट्रीटमेंट हम बच्चे को देंगे। मतलब मसाज हम छोटे बच्चों को भी लगातार नहीं कर सकते, जब तक बच्चे की लगभग 1.5 से 2 महीने एज नहीं हो जाती तब तक हम उसको मसाज नहीं कर सकते। अब इसका मेथड क्या रहेगा हमारे मसाज करने के, टीच द मदर टू अप्लाई प्रेशर ओवर द सैक एरिया बाय द थंब और इंडेक्स फिंगर। अब हमें उसकी मदर को टीच करना है, ठीक है, जो छोटे बच्चे की मदर है उसको टीच करना है, उसको क्या करना है, उसको बताना है कैसे हमें प्रेशर द ओवर सैक एरिया बाय द थंब और इंडेक्स फिंगर। अब उसको जो हमारे प्रेशर करना है हमें, ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर, ये वाली और ये वाली, हम इससे क्या करना है, मसाज करनी है। देन ब्रिंग द थंब डाउनवर्ड प्रेसिंग टूवर्ड्स ऑफ द नोज। अब इसको कैसे करना है, हम ऊपर से नीचे की तरफ हमें ये मसाज करनी है, मतलब ये लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी मसाज इस तरह से की जाएगी अलोंग द पाथ ऑफ नेजोलैक्रिमल डक्ट। दिस इज रिपीटेड 3 to 4 times 3 a day। अब ये जो मसाज देनी है हमें उसको, पेशेंट को, छोटे बच्चे को हमें करानी है, ये लगभग कितनी 3 से 4 बार एक दिन के अंदर करानी होती है। ये मसाज इस तरह से छोटे बच्चे की मसाज यहाँ पे हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें प्रेशर लेके आना है, पूरा प्रेशर भी नहीं डालना है ताकि बच्चे को फील न हो, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को नाक में दबाएंगे तो उसमें वहां पे वो दब भी सकती है और बच्चे उसमें रोने भी लग जाएगा। ये बहुत क्या करनी है, बहुत ध्यान से करनी होती है, टेक केयर करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो रोएगा, फिर उसकी आंख से बहुत ज्यादा आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। आंसू बहने का कारण क्या रहेगा, क्योंकि बच्चे की ऑलरेडी नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज है, तो वो अंदर न जाके वो बाहर ही आएंगे, फिर उसकी आंख में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। These antibiotics can treat tear duct infection। और ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिससे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अमोक्सिसाइक्लिन, क्लेवुनोट, सिफिलेक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिलिंडमाइसिन एंड ट्रिमेथाप्रिजम सल्फेट डेक्सामेथासन। अब ये हम उसको क्या देख सकते हैं, उसको ये ड्रॉप्स हम उसको करा सकते हैं। अब आता है उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा, टू रिकैनलाइज द नेजोलैक्रिमल डक्ट। जो पेशेंट की पहले से ही नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक थी, ठीक है, उसको ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर उसमें डेब्रिस होता है तो वहां पे हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, प्रोबिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट। इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट आफ्टर 3 months, प्रोबिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट इज परफॉर्म थ्रू द अपर पंक्टम अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। अब हम इसको प्रोबिंग कब करेंगे, उसको सीजनिंग कब करते हैं, प्रोबिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट। जब पेशेंट को या छोटे बच्चे को 3 महीने से ऊपर हो गए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, मसाज और मेडिकेशन से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तब उसमें क्या करते हैं, प्रोबिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट इज परफॉर्म थ्रू द अपर पंक्टम। जो छोटे बच्चे का अपर पंक्टम है उसके थ्रू हम उसमें क्या करेंगे, प्रोबिंग को नेजोलैक्रिमल डक्ट में देंगे अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। और ये जो हम प्रोबिंग करेंगे, ठीक है, वो कब करेंगे, हम अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। उसको नॉर्मल नहीं करना है, हमें उसको पहले उसकी आंख को थोड़ी देर के लिए सुन कर देना है। उसके लिए हम फ्लोरोसेंट डाल सकते हैं या कोई अदर मेडिकेशन डाल सकते हैं जिससे उसकी आंख कुछ देर के लिए एनेस्थेटिक्स हो जाए। ये ट्रीटमेंट कब करना है, जब बच्चे को 3 महीने से ऊपर हो जाए और उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तब हम उसको नेजोलैक्रिमल डक्ट के अंदर प्रोबिंग डाल सकते हैं। ये कुछ इस तरह से लैक्रिमल प्रोब इन करेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, पोजीशन। अब क्या है, ये करेक्ट पोजीशन है किसकी, लैक्रिमल प्रोब की। ये प्रॉपर देखो, अपर पंक्टम में पेशेंट के हम दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन होती है अपर पंक्टम की।
डेक्स्टोमी DCR जो एक ऑपरेशन होता है हमारा, व्हेन द कंडीशन फेल्स टू रेस्पॉन्ड अप टू 4 इयर्स ऑफ एज। अब पेशेंट की एज, छोटे बच्चे की एज कितनी होगी, लगभग 4 साल होगी, उसको लगातार पानी आ रहा है, ठीक है, और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तब हम उसको DCR ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म एज द बोनी स्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड एट द एज। जब बच्चे की एज 4 साल की हो जाती है तब उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, जिसको डैक्रोसिस्टो रिनोस्टोमी ऑपरेशन कहा जाता है। ये कंडीशन हम कब कराते हैं, जब लगातार बच्चे की एज बढ़ रही है और उसको एपिफोरा या आंख से पानी लगातार आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो तब हम उसको ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। ये हमारे DCR का ऑपरेशन है, लाइक सेम इस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं इस पर डायग्राम में। अब ये इसके भी मेथड होते हैं, जब हम उसको ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, ग्रेट केयर इज टेकन टू अवॉइड इंजरी टू वॉल्स ऑफ द डक्ट्स एज इफ इट में कोजिज फाइब्रोसिस और इन्फेक्शन। अब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा केयर करनी होती है, अवॉइड इंजरी, हमें पेशेंट की आंख में इंजरी होने से बचाना है। बिकॉज क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर इंजरी हो जाती है, किसमें डक्ट में इंजरी हो जाती है, तो वो किसका क्या कारण बन जाता है, उसका फाइब्रोसिस और इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी हो सकता है। वो कब होगा, अगर पेशेंट का जो डक्ट है, उसकी वॉल्स जो है, साइड वाला जो हिस्सा है उसका, उसमें इंजरी होने से हमें बचाना है। अगर उसमें इंजरी होगी तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। इसका मेथड क्या रहेगा, द पंक्टम एंड कैनिकुलस आर डायलेट विद ए नेटलशिप एज डायलेटर। अब हमें सबसे पहले उसको डायलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले डायलेटर से हम उसको क्या करना है, पहले एनेस्थीसिया करना है उसमें। द पंक्टम एंड कैनिकुलस आर द डायलेट विद ए नेटलशिप डायलेटर। उसको हमें नेटलशिप डायलेटर से क्या करना है, डायलेट करना है। ए स्मॉल बाउमेंस प्रोब of number 1 or 2 is inserted vertically downward into the cannuculus। अब उसको क्या करना है, एक स्मॉल बाउमेंस प्रोब लेनी है, 1 से 2 नंबर की, इंजर्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब उसको हमें क्या करना है, वर्टिकली, मतलब खड़ी लाइन में उसको हमें वर्टिकली डालना है, और ऊपर से नीचे की तरफ हम उसको डालते हैं, किसमें, जो हमारी नेजोरेक्लिमल डक्ट है उसमें, लाइक सेम ये ऊपर से नीचे की तरफ हम उसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था डैक्रोसिस्टाइटिस। डैक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।